हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? कंप्लीट? हाँ, सांस में सांस आ गई आपको। हाँ, वागड़ वाला वो बच गया। चलो तो आज वो पढ़ लेते हैं। लिखो डूंगरपुर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डूंगरपुर। तो बजट में क्या है? भाषण के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट कोई होगा। सरकार को तो पिछली साल का पढ़ना होता है, नहीं तो ए पता चलता है उनको, ना बीज पता चलता है। लिखो डूंगरपुर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डूंगरपुर। क्या वाह, क्या खो गया तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, है ना? इतना लोड नहीं लेना। सिंपल एक लाइन लिखो, डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर डूंगरपुर। डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर डूंगरपुर। कौन से वंश का शासन था? गोहिल वंश का। कहां पे? डूंगरपुर। लिखो सामंत सिंह। लिखो यह मेवाड़ का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़। एक याद है आपको कीर्तिपाल सोनगरा? हमने पढ़ा था कीर्तिपाल सोनगरा ने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। वो सामंत सिंह यही है। तो ये कीर्तिपाल सोनगरा से हारता है और हार के वागड़ आ जाता है। कहां जाता है? वागड़। लिख लो, कीर्तिपाल सोनगरा ने इसे हरा दिया। कीर्तिपाल सोनगरा डिफीटेड हिम। कीर्तिपाल सोनगरा ने इसे हरा दिया। कीर्तिपाल सोनगरा डिफीटेड हिम। कीर्तिपाल सोनगरा ने इसे हरा दिया। कीर्तिपाल सोनगरा डिफीटेड हिम। अतः यह वागड़ चला गया। सो ही मूव्ड टू वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं? अतः यह वागड़ चला गया। सो ही मूव्ड टू वागड़। कहां चला गया? तथा परमारों को हराकर यहां अधिकार कर लेता है। एंड ही कैप्चर्ड हियर आफ्टर डिफीटेड परमार्स। तथा परमारों को हराकर यहां अधिकार कर लेता है। एंड ही कैप्चर्ड हियर आफ्टर डिफीटिंग परमार्स। तथा परमारों को हराकर यहां अधिकार कर लेता है। एंड ही कैप्चर्ड हियर आफ्टर डिफीटिंग परमार्स। हमने पढ़ा था ना, वागड़ में पहले परमार थे, तो परमारों को हरा के यहाँ पे गोहिल राज्य की स्थापना कौन करता है? सामंत सिंह करता है। और अपनी राजधानी बनाता है बड़ौदा। राजधानी कौन सी बनाता है? क्योंकि परमारों की राजधानी तो थी अर्थुणा। क्या थी? अर्थुणा। लेकिन ये राजधानी किसको बना लेता है? लिख लो, इसने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड बड़ौदा एज इज कैपिटल। डूंगरपुर में जगह का नाम है बड़ौदा, गुजरात वाला नहीं है। इसने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड बड़ौदा एज हिज कैपिटल। इसने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड बड़ौदा एज हिज कैपिटल। तराइन का युद्ध होते हैं, किस किस के बीच में तराइन के युद्ध? पृथ्वीराज और गौर। पृथ्वीराज की बहन थी, उसका नाम था पृथाबाई। क्या नाम था? पृथाबाई की शादी सामंत सिंह के साथ हो रखी थी। तो ये साथ देने के लिए गया पृथ्वीराज का। तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर ये लड़ता हुआ मारा गया था। लिख लो, तराइन के दूसरे युद्ध में, इन सेकंड बैटल ऑफ टेरन। तराइन के दूसरे युद्ध में, इन सेकंड बैटल ऑफ टेरन, यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting from पृथ्वीराज चौहान साइड। तराइन के दूसरे युद्ध में यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting from पृथ्वीराज चौहान साइड। अच्छा, ये पहले मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ में आ गया कीर्तिपाल सोनगरा, इसलिए ये लोग कहां पर आ गए? वागड़। परमारों को हराकर कहां स्टेब्लिश हो गए? वागड़ में। इसका छोटा भाई है, उस छोटे भाई का नाम था कुमार सिंह। क्या नाम था?
और कुमार सिंह ने जब ये वागड़ में स्टेब्लिश हो गए यहाँ पर, तो कुमार सिंह ने इसको कहा कि भैया देखो अपने वागड़ के तो है नहीं, अपने तो वास्तव में कहाँ के हैं, मेवाड़। और अपने राज्य पे कब्जा करके कौन बैठ गया, कीर्तिपाल। वापस चलते हैं भैया, उसको जाके हराते, अपना राज्य छीनते हैं। यार बाप दादाओं का राज्य मेवाड़ था। जिसने कहा मेरी तो पार पड़े नहीं, तू तेरे हिसाब से देख ले। तो इसका छोटा भाई कुमार सिंह जाता है, कीर्तिपाल सोनग्रा को वापस भगाता है और मेवाड़ पर दोबारा शासन करता है। फिर इसको कहता है कि भैया आ जाओ आप, मैंने जीत लिया, मेवाड़ जीत लिया, अब यहाँ आ जाओ। फिर ये कहता है नहीं, तूने तेरी ताकत से जीता है, तो आज के बाद तू मेवाड़ का राजा और मैं कहां का राजा, वागड़। तो बड़ा भाई सामंत सिंह तो कहां का राजा बन गया, वागड़। और छोटा भाई कुमार सिंह कहां का राजा बन गया, ये वही कुमार सिंह है जिसके टाइम में कीर्ति स्तंभ बनाया गया। जीजा साहब बघेरवाल ने 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था। पढ़ते हैं तो ये 12वीं शताब्दी की तो बातें, त्राइन का युद्ध और कब की बातें देख लो। इसके छोटे भाई कुमार सिंह ने, हिज यंगर ब्रदर कुमार सिंह, इसके छोटे भाई कुमार सिंह ने, हिज यंगर ब्रदर कुमार सिंह, इसके छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। डिफीटेड कीर्तिपाल सोनगरा एंड रिकैप्चर्ड मेवाड़। कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। डिफीटेड कीर्तिपाल सोनगरा एंड रिकैप्चर्ड मेवाड़। कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। डिफीटेड कीर्तिपाल सोनगरा एंड रिकैप्चर्ड मेवाड़। कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। किसने? कुमार सिंह ने कर लिया। अगले राजा का नाम लिखो, डूंगर सिंह। देखो इसने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये बड़ौदा से राजधानी कहां लेके आ गया, डूंगर। इसने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड डूंगरपुर एज हिज कैपिटल। इसने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड डूंगरपुर एज हिज कैपिटल। लिख गोपीनाथ। अगला राजा, हाँ, गोपीनाथ। डूंगरपुर के अंदर एक झील बनवाता, तालाब बनवाता, गैप सागर। क्या बनवाता, लिख लो। इसने गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया था डूंगरपुर में। इसने गैप सागर तालाब का निर्माण, कोष्टक में लिख लेना डूंगरपुर। ही बिल्ट गैप सागर पॉन्ड। इसने गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट गैप सागर पॉन्ड। अगला लिखो, उदय सिंह। थोड़ा सा याद करो, खानवा युद्ध में वागड़ से लड़ने के लिए कौन गया था, पढ़ा था। खानवा युद्ध में काम आ गया था, देख लो। यह खानवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting in Battle of खानवा। यह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting in Battle of खानवा। खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। पर यह ना अपने राज्य को अपने दो बेटों में बांट के चला गया था कि पश्चिमी भाग अलग और पूर्वी भाग अलग। राज्य का नाम क्या, वागड़। इसी ने चेंज किए। इसने कहा वागड़ का जो पश्चिमी भाग होगा वो तो होगा डूंगरपुर, और जो पूर्वी भाग होगा वो क्या होगा, बांसवाड़ा। तो वागड़ कितने भागों में टूट गया, दो। तो कौन बांट के गया, लिख लो। इसने वागड़ राज्य को दो भागों में विभाजित किया था। He divided वागड़ स्टेट इन टू पार्ट्स। इसने कहा मेरे मरने के बाद भाई ऐसे रहना। इसने वागड़ राज्य को दो भागों में विभाजित किया था। He divided वागड़ स्टेट इन टू पार्ट्स। वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट का नाम दिया डूंगरपुर। यहां का राजा बना इसका बेटा पृथ्वीराज। ईस्टर्न पार्ट का नाम दिया बांसवाड़ा। यहां का राजा बना इसका बेटा जगमाल।
तो कोई पूछे भाई वागड़ का दो भागों में विभाजन किसने किया? उदय सिंह। कौन कौन से दो भाग? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर का राज्य किसको दे दिया गया? पृथ्वीराज। और बांसवाड़ा किसको दे दिया? पश्चिमी भाग कौन सा था? डूंगरपुर। और पूर्वी भाग कौन सा था? बांसवाड़ा। अगला राजा लिख लो। भास्करण। कौन अगला राजा? देखो अभी मैं दिन बीच में बात बता रहा था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर महाराणा प्रताप की सहायता करते थे, इसलिए हमने पढ़ा था कि अकबर उदयपुर पर हमला करता है, नाम बदलकर मोहम्मदाबाद करता है, फखरुद्दीन और जगमाल कछवाहा को देके चला जाता है, और उसके बाद वो कहां चला जाता है? वागड़। और मैंने कहा था डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों से संधि कर ली थी, लेकिन उस संधि को स्वीकार, तो वो जो डूंगरपुर में संधि करने वाला राजा वो कौन है? देखो 1577 ईस्वी में, इन 1577 एडी, 1577 ईस्वी में, इन 1577 एडी, इसने अकबर से संधि कर ली थी। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। इसने अकबर से संधि कर ली थी। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। इसने अकबर से संधि कर ली थी। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। लेकिन किसी भी युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए नहीं गया था। लिखो फिर मैं समझा दूंगा। लेकिन किसी भी युद्ध में मुगलों का साथ नहीं दिया था, ये लिख लो। लेकिन किसी भी युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ने नहीं गया था। बट ही डिड नॉट ज्वाइन मुगल आर्मी इन एनी बैटल। लेकिन किसी भी युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए नहीं गया था। बट ही डिड नॉट ज्वाइन मुगल आर्मी इन एनी बैटल। भाई जो भी मुगलों से संधि करते तो लिखा हुआ था ना कि जो मुगलों से संधि करेंगे वो युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए जाएंगे। जैसे मेवाड़ वालों ने संधि की तो लिखा था कि मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की। अब जब इन्होंने संधि स्वीकार ही नहीं की तो लड़ने के लिए जाएंगे क्यों? उल्टा मारवाड़ में अकबर के खिलाफ कौन लड़ रहा था? चंद्रसेन। उस चंद्रसेन की सहायता कर रहा था। चंद्रसेन खूब दिन तक यहाँ आस्करण के पास रुक के गया था। लिखो इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। ठीक है, शेल्टर टू चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट अकबर। इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। ठीक है, शेल्टर टू चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट अकबर। मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। ठीक है, शेल्टर टू चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट अकबर। एक रानी थी, रानी का नाम था प्रेमल देवी। क्या नाम था? और रानी प्रेमल देवी ने एक बावड़ी बनवाई थी। उस बावड़ी का नाम है नौलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी? किसकी रानी है? लिखो इसकी रानी प्रेमल देवी ने, हिज क्वीन प्रेमल देवी। ये सवाल पूछा था, स्टार लगाना इसके। इसकी रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, वही डूंगरपुर में। इस क्वीन प्रेमल देवी बिल्ट नौलखा स्टेपवेल। नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट नौलखा स्टेपवेल। किसका निर्माण करवाया था? नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो आगे। अगला राजा लिखो, जसवंत सिंह सेकंड। लिखो 1818 ईस्वी में, इन 1880 1818 ईस्वी में, इन 1880 अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों से संधि कर लेता है, पर अंग्रेजों से ज्यादा बनी नहीं इसकी, तो 1845 में अंग्रेज इसको हटा देते हैं। हटा दिया तो इसने कहा मरने दो रे, भगवान का नाम लेते हैं, तो वृंदावन चला गया। कहां चला गया? लिख लो 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी। 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अतः यह वृंदावन चला गया था। सो ही मूव्ड टू वृंदावन। अतः यह वृंदावन चला गया था। सो ही मूव्ड टू वृंदावन।
कहां चला गया था? चलो आगे आ जाओ आप। देखो बांसवाड़ा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बांसवाड़ा। लिखो। बांसवाड़ा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर बांसवाड़ा। बताओ देखिए बांसवाड़ा का पहला राजा कौन था? जगमाल। अभी पढ़ा हमने। लिखो जगमाल। इसने बांसवाड़ा में गोहिल राज्य की स्थापना की। ही फाउंडेड गोहिल स्टेट इन बांसवाड़ा। इसने बांसवाड़ा में गोहिल राज्य की स्थापना की। ही फाउंडेड गोहिल स्टेट इन बांसवाड़ा। इसके पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह खानवा वाले युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो खानवा के युद्ध में ये भी था पिताजी के साथ, पर ये युद्ध में घायल होकर वापस आ गया था। लिख लो। अपने पिता उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था। He along with his father Uday Singh participated in Battle of Khanwa. अपने पिता उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था। He along with his father Uday Singh participated in Battle of Khanwa. He along with his father Uday Singh participated in Battle of Khanwa. अपने पिता उदय सिंह के साथ खानवा युद्ध में भाग लिया था तथा इस युद्ध में यह घायल हो गया था। एंड ही गॉट इंजर्ड इन दिस बैटल। तथा इस युद्ध में यह घायल हो गया था। एंड ही गॉट इंजर्ड इन दिस बैटल। लिखो प्रताप सिंह। वही अकबर ने जब हमले किए तब डूंगरपुर का राजा आस्करण और बांसवाड़ा कौन है? ये 76 में अकबर से संधि करता है। कब करता है? देखो 1576 ईस्वी में। इन 1576 एडी। 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी यह अकबर से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। यह अकबर से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। तो मैंने बताया था स्वीकार तो संधि विन। इसका बेटा फिर बाद में इधर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। अगला राजा लिख लो उमेद सिंह। देखो 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी। 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी यह अंग्रेजों से संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों से संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। आगे लिखो प्रतापगढ़ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ प्रतापगढ़। ऐसे होना चाहिए छोटे छोटे हिस्ट्री कंप्लीट कर देते अपने अब तक। तो यहाँ खाली मेवाड़ खा गया 10 एक दिन। तो देखो प्रतापगढ़ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ प्रतापगढ़। देखो प्रतापगढ़ में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर प्रतापगढ़। देखो श्यामकरण। श्यामकरण ये ना कुंभा का छोटा भाई है। कुंभा का नाम है कुंभकर्ण और इसका नाम क्या है? श्यामकरण। लिख लो। यह मेवाड़ के राणा कुंभा का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के राणा कुंभा का छोटा भाई था।
ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। तो कुंभा ने इसको एक जागीर दी थी, चित्तौड़ में एक जगह पड़ती इधर सादड़ी। तो कुंभा ने इसको कौन सी जागीर दी थी? देख लो, कुंभा ने इसे सादड़ी की जागीर दी थी। कुंभा गेव हिम सादड़ी जागीर। कुंभा ने इसे सादड़ी की जागीर दी थी। पर ये थोड़े दिनों में कुंभा के खिलाफ विद्रोह करके मालवा चला गया। कहां चला गया? देखो, इसने कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। इसने कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसने कहा दिल मांगे मोर। कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा तथा मालवा चला गया। एंड मूव्ड टू मालवा। पड़ोसी शक्तिशाली वही थे, तथा मालवा चला गया। एंड मूव्ड टू मालवा। मालवा वालों को तो लगा ठीक है यार, अपने सहायता करते हैं, तो मालवा वालों ने इसके बेटे को राजा बनाया। इसके बेटे का नाम था सूरजमल। क्या नाम था? लिखो, सूरजमल। तो मालवा वालों ने अपना एक हिस्सा काट के इसको एक दिया, ताकि मेवाड़ के पास में उनका दुश्मन और अपना दोस्त बैठा रहे। उस जगह का नाम था देवलिया। क्या नाम था? तो मैंने बताया था आपको, प्रतापगढ़ को पहले देवलिया नाम से जानते थे। लिख लो, मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बना। He became king of देवलिया with help of मालवा। प्रतापगढ़ में जगह देवलिया। मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बना। He became king of देवलिया with help of मालवा। मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बना। He became king of मालवा with help of देवलिया। सॉरी, he became king of देवलिया with help of मालवा। अगला लिखो, बाघ सिंह। अगला कौन है? यहाँ आते आते इनके अंदर वापस भावना जागी नहीं यार, अपने मेवाड़ से आए थे तो खानवा के युद्ध में भाग लिया था। चित्तौड़ के दूसरे साके का नेतृत्व करता है। पढ़ा था, देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ का केसरिया किया गया था। उसकी छतरी पांडु पोल पर बनी हुई है, कर्मावती वाला जो जोहर था। देखो, इसने खानवा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। इसने खानवा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। देखो, चित्तौड़ के दूसरे साके में, इन सेकंड साका ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ के दूसरे साके में, इन सेकंड साका ऑफ चित्तौड़, इसने केसरिया का नेतृत्व किया था। ही लेड केसरिया। इसने केसरिया का नेतृत्व किया था। ही लेड केसरिया। इसका नेतृत्व किया। अगला राजा लिखो, सामंत सिंह। सामंत सिंह लिखो, 1818 ईस्वी में, इन 1880, 1818 ईस्वी में, इन 1880 इसने कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया था। नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो फिर लिख लो। तो फिर मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें पता ही है कि 18 में संधियां होनी है। लिखा, इसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। कहीं ने तो कबड्डी लिख ही लिया था, सर कह रहे हैं तो लिया ही होगा। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। एक और लिखो, लिखो इसी में एक लिखो, उदय सिंह। इसी में एक राजा और लिखो, प्रतापगढ़ लिखो, उदय सिंह। इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। पहले राजधानी देवलिया थी, राजधानी को प्रतापगढ़ कौन शिफ्ट करता है? उदय सिंह। ही मेड प्रतापगढ़ एज हिज कैपिटल। इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। ही मेड प्रतापगढ़ एज हिज कैपिटल। लास्ट लिख लो, शाहपुरा। शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। शाहपुरा भीलवाड़ा में जगह। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर शाहपुरा।
शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर शाहपुरा। देखो सुजान सिंह। सुजान सिंह सुनना देखो, मेवाड़ रियासत में राज कर रहे हैं जगत सिंह प्रथम। कौन राज कर रहे हैं? जगत सिंह प्रथम जो है वो कहां पे राज कर रहे हैं? राजा के पास खुद के पास जो जमीन होती है उसको क्या बोला करते थे? खालसा। खालसा में कई अलग अलग भाग होते हैं, उनको बोलते हैं परगने। क्या बोलते हैं? खालसा में एक भाग है उसका नाम है फूलिया। क्या नाम है? फूलिया परगना। कौन सा परगना है? महाराणा जगत सिंह के कजन है, चचेरे भाई है, उनका नाम क्या है? सुजान सिंह। तो सुजान सिंह को कहा कि तू अपने कौन सा परगना संभाल ले। तो किसने दिया? कौन सा परगना दिया? किसको? सुजान सिंह। अब ये वो टाइम था जब मेवाड़ वालों की मुगलों से संधि चल रही। भाई करण सिंह जगत सिंह के टाइम में तो संधियां ही है। अमर सिंह के टाइम तक लड़ाई हो रही थी, राज सिंह के टाइम में वापस लड़ाई होगी, बीच में तो संधियां थी। संधियां थी तो मुगलों की तरफ से लड़ने वड़ने भी जाया करते थे। तो सुजान सिंह उधर मुगलों के साथ गया हुआ था। शाहजहां का अच्छा दोस्त बन जाता है। शाहजहां है मुगल बादशाह। शाहजहां ने इसको कहा कि तू मेवाड़ वालों को टैक्स देना बंद कर दे। और 1631 में शाहजहां इसको स्वतंत्र रियासत घोषित कर देता है। 31 में शाहजहां दो रियासतें बनाता है अपने, कोटा, फूलिया। और कौन सी दो? कोटा और फूलिया। अब इस फूलिया रियासत का, फूलिया परगने का इसको क्या घोषित कर दिया? राजा। एक परगना ही था उसका, इसको राजा बना दिया गया। शाहजहां ने। किसने बनाया? तो इसने इसको लगा गया, शाहजहां ने अपने को राजा बनाया, इसलिए इसने नया शहर बसाया शाहपुरा। क्या बसाया? और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो शाहपुरा का नाम शाहपुरा क्यों है? पहले बड़ी बात देखो। देखो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह प्रथम ने इसे फूलिया परगना दिया था, भीलवाड़ा में जगह, गया भीम फूलिया परगना। इसे फूलिया परगना दिया था, गया भीम फूलिया परगना। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। 1631 ईस्वी में, इन 1631 एडी, 1631 ईस्वी में, इन 1631 एडी, मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल एम्परर शाहजहां, शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसने शाहपुरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने शाहपुरा की स्थापना की, पूरा लिखो, इसने शाहपुरा की स्थापना की। ही फाउंडेड शाहपुरा। इसने शाहपुरा की स्थापना की। ही फाउंडेड शाहपुरा। तथा इसे अपनी राजधानी बनाया, एंड मेड इट हिज कैपिटल। तथा इसे अपनी राजधानी बनाया, एंड मेड इट हिज कैपिटल। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, एक परगना ही तो, और क्या है। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा वो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। और मेवाड़ वाले जो इसको रियासत मानते नहीं थे, टैक्स लेते मेवाड़ वाले। जब भी उनकी चलती तब कहते टैक्स दो, तुम परगना हो हमारा। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा वो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? और सबसे छोटी कौन सी थी? आगे बात समझो। बस खत्म। गोहिल वंश लिखो, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। कौन सा वंश है? राठौड़ डायनेस्टी।
राठौड़ों की ओरिजिन को लेके दो सिद्धांत है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये लोग कन्नौज के गहडवाल थे। कौन थे? कन्नौज के, आपने पढ़ता है कन्नौज में गहडवाल जयचंद्र पढ़ते हैं? ये कहते साहब ये वही थे। कई इतिहासकार कहते हैं नहीं नहीं साहब ये तो साउथ इंडिया के थे, और साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे। साउथ इंडिया कौन थे? अब आपसे सिंपल कोई दो सवाल पूछेगा, राजस्थान के कौन से राजवंश को दक्षिण भारत से संबंधित माना जाता है? राठौड़। दक्षिण भारत में कौन से वंश से संबंधित माना जाता है? राष्ट्र। राजस्थान का कौन सा राजवंश कन्नौज के गहडवालों से अपनी उत्पत्ति मानता है? तो कहां कहां से उत्पत्ति मानी जाती है? कन्नौज के गहडवाल या दक्षिण भारत के? ऐसा कैसा लिख लो, फिर मैं समझाता हूं थोड़ी बात। उत्पत्ति लिख के दोनों बातें उतार लो। उतार लिया? कन्नौज के कौन से वंश से? गहडवाल। दक्षिण भारत के कौन से वंश? थोड़ा सा सुनना देखो, हम जब प्राचीन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भारत में, पूरे भारत में एक वंश का राज है, उस वंश का नाम था मौर्य। क्या नाम था? इसलिए पूरे उस काल को क्या कह दिया? फिर अलग अलग छोटे छोटे वंश आ गए, इसलिए हमने कह दिया मौर्योत्तर। क्या कह दिया? फिर एक वंश आ गया, उसको हमने कहा गुप्त। फिर टूट गए, इसलिए हमने कहा गुप्तोत्तर। क्या कहा? उस गुप्तोत्तर काल में बड़े एक शक्तिशाली राजा हुए थे, उन राजा का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन नाम करके एक राजा हुए, और राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कौन सी राजधानी थी? पूरा इंडिया तो नहीं, लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया हर्षवर्धन के पास था। नॉर्थ इंडिया पर एक बंदा राज कर रहा है, उस बंदे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और उसने राजधानी क्या बना रखी? हर्षवर्धन के मरने के बाद में भारत में तीन बड़े वंश आए जो इस कन्नौज पे कब्जा करना चाहते हैं। अपने राजस्थान और गुजरात की साइड में एक वंश है, इस वंश का नाम है प्रतिहार। कौन से? साउथ इंडिया में एक वंश है, इसका नाम है राष्ट्रकूट। क्या नाम है? बंगाल बिहार में एक वंश है, इसका नाम है पाल। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश? प्रतिहार। साउथ इंडिया में कौन से? और पूर्वी भारत में कौन से? ये तीनों कहां कब्जा करना चाहते हैं? कहां पे? सबसे पहले पाल गए, और पालों ने जाके कन्नौज पे कब्जा किया। कहां पे कब्जा किया? ये बात प्रतिहारों को पता चली, अरे पाल आ गए, ये कब्जा कर गए, तो ये प्रतिहार गए, इन्होंने जाके पालों को भगाया और यहाँ पे कब्जा कर लिया। ये बात किसको पता चली? तो राष्ट्रकूट गए, इन्होंने प्रतिहारों को भगा के यहाँ पे कब्जा कर लिया। एक स्टेज खत्म होता है, पालों को प्रतिहार हराते हैं, प्रतिहारों को कौन हराते हैं? पर राष्ट्रकूट साउथ इंडिया से थे। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीचों बीच एक वो रेंज पड़ती है एक पर्वतों की, इसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल वाली रेंज नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड कर देती है। यहां पर के छोटे छोटे वंश हो रहे, कभी कुछ नाम सुने आपने? चेर, चोल, पांडे, चालुक्य, पल्लव, कदम, वनवासी, गंग, ऐसे छोटे 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 कई वंश थे। अब इन छोटे छोटे वंशों को कंट्रोल में कौन रखते थे? राष्ट्रकूट। लेकिन अब इन छोटे छोटे वंशों को पता चला कि आजकल राष्ट्रकूट कहां चले गए, तो इन्होंने एक गठबंधन बनाया और इन्होंने राष्ट्रकूटों की राजधानी भी कब्जा कर ली। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्य खेत। कौन सी थी? तो मान्य खेत पे छोटे छोटे वंश कब्जा कर गए। तो राष्ट्रकूटों को लगा कि यार अपने यहाँ कब्जा कर रहे हैं, अपना तो घर ही लूट गया। तो बेचारे राष्ट्रकूट भाग के आए और वापस आके कहां पे कब्जा किया? अपने मान्य खेत। ये बात पता चली पालों को कि आजकल खाली क्या है? पाल गए, पालों ने कहां कब्जा कर लिया। ये बात पता चली प्रतिहारों, प्रतिहारों ने कहां कब्जा कर लिया। ये बात पता चली राष्ट्रकूटों, राष्ट्रकूट आए, इन्होंने कहां कब्जा कर लिया। अब बात पता चली इन सबको, इन्होंने कहां कब्जा कर लिया, इसलिए राष्ट्रकूट बेचारे वापस भाग के। शुरुआत के दो चरण सेम है। अभी अपने हंस रहे हैं, थोड़ी देर में आप लिखोगे, जब एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे एग्जैक्टली लिखोगे। पालों ने कन्नौज पर कब्जा किया, प्रतिहारों ने उन्हें हटाया,
राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर कब्जा किया, छोटे छोटे वंशों ने उनकी राजधानी मान्यखेत पर कब्जा किया, इसलिए उनको भागकर वापस कहां जाना पड़ा। तो अब राष्ट्रकूटों को एक बात समझ में आ गई कि अपने कन्नौज में पार, क्योंकि अपने यदि कन्नौज जाएंगे तो वहां बैठ के साउथ इंडिया को हैंडल नहीं, तो इनका छोड़ो। तो अब ये लड़ाई इन दो के बीच में आ गई, पाल और अगले दो स्टेज, पहले दो स्टेज में तीनों लड़ते हैं, अगले दो स्टेज में दोनों लड़ते हैं, पाल और प्रतिहार। फाइनली जीते हैं प्रतिहार। कौन जीते हैं? और प्रतिहार कहां पर कब्जा कर लेते हैं? लेकिन इन राष्ट्रकूटों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार हम विजेता हैं, हमने इन प्रतिहारों को मारा था कभी, और प्रतिहार कन्नौज पे कब्जा करके बैठे। तो इस बार राष्ट्रकूटों का एक राजा यहां से निकला, गया कन्नौज गया, उसने जाके प्रतिहारों को ढंग से हराया, टैक्स लिया, वापस आ गया, कब्जा नहीं किया। टैक्स लेके वहां से क्या करता है, वापस। थोड़े दिनों बाद एक राजा और जाता है, वापस प्रतिहारों को मारता है, वापस कन्नौज से टैक्स लेता है, वापस वापस आ जाता है। कुल मिला के इस लड़ाई में कोई एक पार्टी जो कभी हारी नहीं किसी से, वो कौन सी थी? लेकिन कब्जा करने में कोई कामयाब रहे, वो कौन थे? राष्ट्रकूट 4 बार गए, 2 बार कब्जा करते हैं, 2 बार टैक्स लेके वापस आ जाते हैं, गए आए वहां से। जब भी कोई सेना यूं लंबे टाइम तक किसी एक जगह पे जाके वापस आती थी, तो सारे के सारे सैनिक नहीं आते, थोड़े बहुत वहीं बस जाते। तो कुछ राष्ट्रकूट यहाँ कन्नौज के आसपास बस गए। ये जो कन्नौज के आसपास राष्ट्रकूट बस गए थे, ये पहाड़ों की तरफ गढ़वाल, यूपी में एक इलाका पड़ता है गढ़वाल, उस गढ़वाल वाले इलाके में जाके रहने लगे। वे राष्ट्रकूट जो गढ़वाल इलाके में जाके रहने लगे, वो कहलाए गहडवाल। क्या कहलाए? समय का चक्र घुमा, प्रतिहार कमजोर हो गए। यहाँ कौन कमजोर हो गए? इसलिए वे गहडवाल जो राष्ट्रकूटों के वंशज है वहां पे रहते, उन्होंने कहां कब्जा किया? कहां कब्जा किया? उन्हीं कन्नौज वाले गहडवालों में से एक बंदा राजस्थान आ गया। इसलिए वही दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट है, वही कन्नौज में गहडवाल है, वही राजस्थान में, कोई चेंज नहीं। वो जो राष्ट्रकूट नाम है, वो राष्ट्रकूट नाम राजस्थान तक आते आते क्या हो गया? इसलिए कई पुराने अभिलेखों के अंदर राठौड़ों को, राजस्थान वाले राठौड़ों को भी क्या कह दिया गया? राष्ट्रकूट भी कह दिया गया, गहडवाल, दोनों प्रकार के इस प्रकार के नाम आ जाते। आई बात समझ में? अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सेम उन्हीं को आप दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट बोलते हो, उन्हीं को आप कन्नौज में गहडवाल बोलते हो, उन्हीं को आप राजस्थान में क्या बोलते हो? बाकी इतिहासकार जाने, उनका काम जाने, वो अपने अपने लॉजिक देते हैं। कोई कहता ये नहीं, कोई कहता ये नहीं। अपने प्री का सवाल बनता है, कन्नौज का कौन सा वंश राजस्थान के राठौड़ों से संबंधित है? ये राजस्थान के राठौड़ दक्षिण भारत के कौन से वंश से संबंधित है? यार दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजस्थान में आके क्या कहलाए? पहले बढ़ जाएगी बात। अब अपने रियासतें, राठौड़ों की रियासतें कौन कौन सी थी, लिखते हैं, लिख लो। राठौड़ रियासतें, राठौड़ स्टेट्स। राठौड़ों राजस्थान में कहां कहां राज किया? बड़े तौर पे 3 रियासत, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। कौन कौन से बताओ देखिए? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। एक का पोस्टमार्टम करें, लिखो मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ बोले तो जोधपुर है ना? मारवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। सिंगल लाइन लिखो, मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर मारवाड़। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर मारवाड़। कौन से वंश का शासन था? राठौड़ वंश का शासन था। अभी मैंने बताया कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी मारवाड़ थी। लिख लो, मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। लिखो राव सिंहा। जैसे मेवाड़ वाले राजाओं के नाम क्या क्या लगता था? रावल। इनके नाम क्या क्या लिखता है? राव। टाइटल अलग अलग, इसलिए वो बाबर कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव 104 सरदार है, पढ़ते हैं तो राव, राव टाइटल है, राव सिंहा। कन्नौज के पास में एक जगह पड़ती है बदायूं। कौन सी जगह? कहते हैं बदायूं से आया था 1240 के आसपास।
इसको पालीवाल ब्राह्मण लाए थे। कौन से ब्राह्मण लेके आए थे? तो उन पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कहां से आया था? बताइए उसे। यहां पर आके अपने बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़। कौन सी जगह? इसको राजधानी बनाता है। और पाली में एक जगह पड़ती है बिठू। कौन सी जगह? बिठू के अंदर एक गायों के लिए इनको लड़ाई होती है, उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा जाता है। लिखो 1240 ईस्वी में 1240 एडी, 1240 ईस्वी में 1240 एडी पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, टू हेल्प पालीवाल ब्राह्मण्स, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, टू हेल्प पालीवाल ब्राह्मण्स, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, टू हेल्प पालीवाल ब्राह्मण्स। यह बदायूं से मारवाड़ आया था। कि कम टू मारवाड़ फ्रॉम बदायूं। बदायूं कहां पड़ता है? यूपी, कन्नौज के पास। यह बदायूं से मारवाड़ आया था। कि कम टू मारवाड़ फ्रॉम बदायूं। यह बदायूं से मारवाड़ आया था। लाइन चेंज करके लिखो। यह मारवाड़ में राठौड़ राज्य का संस्थापक था। He was founder of राठौड़ स्टेट इन मारवाड़। यह मारवाड़ में राठौड़ राज्य का संस्थापक था। He was founder of राठौड़ स्टेट इन मारवाड़। मारवाड़ में राठौड़ राज्य का संस्थापक था। He was founder of राठौड़ स्टेट इन मारवाड़। राजधानी लिखो खेड़, कैपिटल खेड़, बाड़मेर में जगह। खेड़ कहां पर है? छतरी लिख लो, बिठू। छतरी समझते हो ना आप? जहां पे लड़ते हुए मारे जाते हैं, वहां पर जो बनाई जाती है वो क्या होती है? छतरी है। बिठू, बिठू कहां पर है? पाली। छतरी सेनेट ऑफ बिठू मेर। बिठू कहां पर है? पाली। उतार लिया? अब सुनो, देखो बात। ऐसी कहानियां हैं कि राव सिंहा के जो पिताजी थे उनका नाम था सेतराम जी। क्या नाम था? सेतराम जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? मैंने बताया था, ये कोई बड़ी बात। ये जो मेवाड़ में भीम सिंह पड़े हैं ना, जो अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, कब संधि करते हैं? 1800। इनके 100 थे, 95 थे। 1818 में 95 है, ये तो 1240 है ना। 700-800 साल पहले कबीले थे जी। 25-25 रानियां, एक एक रानी की 4-4 भी हुए थे, कितने हो गए? और सेतराम जी के बारे में तो दो है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। कि गुणचा सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 50। बोलो देखे। गुणचा सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 49 से सिया बड़ा था, मतलब 49 से बड़ा कौन है? सिया। सिया बड़ा 50, सीए से बड़े कितने हैं? 49 से सिया बड़ा, 49 सीए से छोटे। फिर 50वें नंबर पे कौन आ गया? सिया। और फिर सीए से बड़े और कितने? तो 50 और 50 सो गए। 49 सीओ बड़ो और सीए बड़ा, सीए से बड़े और कितने हैं? तो सीए से बड़े 50 थे। 51 नंबर पे सिया हुआ, और सीए के बाद और कितने हो गए? 49। कितने हो गए? 49। तो सिया कितने नंबर पे हो गए? 51। सीए से बड़े 50, तो पहले 50 हो गए, फिर 51 पे कौन हो गया? सिया। उसके बाद 49 और हुए, टोटल कितने हो गए? तो 49 सीओ बड़ो और सीए बड़ा 50। अच्छा, सिया जब पैदा हुए तो अब तो जैसे घड़ियां आ गई है ना, तो घड़ियां आ गई तो अपने टाबर का टाइम लिख लेते हैं। 3:48 इतने पे बच्चा हुआ है। फिर पंडित जी कहते हैं, पंडित जी बना दो जन्म पत्री। और पंडित जी जन्म पत्री बना कहते हैं राजयोग है। क्या इसके? ये आगे चल के पक्का पक्का आईएएस बनेगा। और अपने घर वालों को सबको भी लगता है कि क्या है? राज। और पंडित जी सबकी कुकुपत्रियों में राजयोगी बताते हैं। मेरे कुकुपत्री में पंडित जी ने लिख के दिया कि इसके क्या है। तो मुझे लगा कि अपना तो आरएस में सिलेक्शन पक्का, लेकिन सिलेक्शन नहीं। तो पंडित जी झूठ बोलते हैं। और मैंने कहा पंडित जी यार झूठे हो, और आपने कहा था कि राजयोग, अगर यहाँ सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो राजयोग का है। पंडित जी ने कहा यार छोटा सोचता है, मंत्री बनेगा तू मंत्री। अच्छा लगता है ये सुनना? तो किसको बुरा लगता है ना? पंडित जी प्रधानमंत्री कहते थे तो भी मुझे अच्छा ही लगता। हाँ यार, पंडित जी ने कहा लाओ तो 500 रुपए और दो। कितनी अच्छी बात बताई। पंडित जी सबकी क्या बताते हैं? राज। तो उन्होंने, अब तो जैसे टाइम लिख लेते हैं, उस टाइम टाइम तो लिखने का होता नहीं था। तो पहले क्या होता कि सूर्य की छाया जहां पे पड़ रही है ना, वहां पे लाइन खींचते, या चांद की लाइन जहां पे पड़ रही है, सॉरी रोशनी जहां पड़ रही है वहां क्या खींचते थे? लाइन।
भाई टाइम सूर्य और चांद के अनुसार ही तो होता है। मैं कहता हूँ आज भी गांव में दादाजी जो उम्र के लोग हैं ना, वो यूं मकान की छाया देके कह देते हैं 3 बजे की चाय बना लो। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, 3 बजे की चाय बना लो। आप क्या पता 3 बजे की छाया आ गई। रात को बता देंगे 4 बजे की। कैसे पता आपको 4 बजे की? कीर्तियां, कीर्तियां ढल गई, तारों के नाम है कीर्तियां, हिरण्या, ये हिरण्या आ गई, कीर्तियां ढल गई, इसका मतलब इतना टाइम तो हो गया। और लगभग वही टाइम रहता है, 5 7 10 मिनट ऊपर नीचे मान लो, बाकी लगभग वो का वो टाइम रहता है। तो पंडित जी तो एग्जैक्टली बता देते होंगे पंचांग देख के। क्या तो कहते सिया जब पैदा हुए तो वो जो नर्स थी, दाई, दाई बोलते हैं अपने, दाई बच्चा करवाने वाली जो दाई होती है, उसको जिम्मेदार थी भाई तू बच्चा पैदा होते लाइन लगाना। वो बेचारी लाइन लगानी भूल गई। उसको आधे घंटे बाद हो जाएगा, लाइन तो लगाई नहीं, राजा आती लाइन पूछेगा, तो उसने आधे घंटे बाद जाके लाइन खींच दी। मतलब कौन पूछ रहा है यहाँ पे। पर अपने कहते भाई पल पल में ग्रह नक्षत्र क्या हो जाते हैं, चेंज। आए राजा, आए सेतराम जी, आए पंडित जी को लेके, पंडित जी बेटा हुआ है, ये लाइन देखो, लाइन देके बताओ बेटे का भाग्य क्या है। पंडित जी ने लाइन देखी, पंडित जी ने कहा तो बहुत गलत घड़ियों में बच्चा पैदा हो गया, और यदि इस बच्चे का मुंह इसका बाप देख लेगा तो मर जाएगा। सेतराम जी ने कहा अपने देखना ही क्यों है मुंह, अपने कौन सी कमी है पहले से, और कौन सी कमी हो जाएगी। भाई को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस था। और हाथों हाथ लोग बुलाए, जल्लाद बुलाए, जल्लादों का आगे ले जाओ जंगल में, जंगल में जाकर मार के आओ इसको। क्यों देखें इसका मुंह, तो मुंह देखे गए तो बाद में आगे बढ़कर बाप के लिए अनिष्टकारी होगा, हानिकारी होगा। और जल्लाद उसको जंगल में लेके गए। पर जल्लादों का कलेजा नहीं माना कि इस बच्चे को मार दे। उनको लगा एक दिन का टाबर है, मारा कैसे जाए। और उनको लगा कि यार नहीं मारा तो राजा जाते अपने को मारेगा। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अपने किसी जंगली जानवर की गुफा के अंदर फेंक देते हैं, जानवर खा जाएगा, अपने भी पाप नहीं लगेगा। तो एक कोई गुफा दिखी, गुफा के अंदर फेंक के चले। कहानियां ऐसी है कि गुफा कोई शेर की थी। शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी अपने बच्चे को लेकर सो रही थी, वो लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाके गिर गया। शेरनी जागी तब उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और शेरनी ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। डार्विन कहता है अनुकूलन का सिद्धांत, व्यक्ति जैसे माहौल के अंदर रहता है वैसा ही हो जाता है। और वो जो मनुष्य का बच्चा है लेकिन फिर भी वो शेरों के साथ रहा तो किसकी तरह बर्ताव करने लगा। अब वो सीधा लंबा होकर नहीं चलता था, हाथों को भी उसने पैर बना लिए, वैसे चलता था एकदम एकदम झपट्टे मार मार के शिकार करता, कच्चा मांस खा जाया करता, एकदम वैसे रहा करता हो। अपने पाली में पालीवाल ब्राह्मण रहते। पाली में कौन रहते? पाली अपने ट्रेड सेंटर था। पाली में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यापार होता था। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पाली में व्यापार बहुत अच्छा होता था, पर लूटपाट ज्यादा होती, इसलिए नाडोल लेके गए थे लक्ष्मण राज को कि हमारे वहां पे राजा बनाया जाए, बताया था। पाली व्यापारी के अंदर था। पाली में पालीवाल रहते हैं। यहाँ पे कोई राजा नहीं है, व्यवस्था बिगड़ी हुई एकदम। सल्तनत शुरू हो गई थी, सल्तनत शुरू हुई तो इधर उधर लफड़े चल रहे हैं, यहाँ पे कोई राजा बचा नहीं, नाडोल वाले कमजोर हो गए। तो पाली वालों को लगा कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, क्या किया जाए, यार कोई राजा वाजा लेके आते हैं। पालीवाल ब्राह्मण एक बार बिजनेस करने के लिए यूपी साइड जा रहे थे। जब वो बदायूं के जंगलों के पास से निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि वहां जंगलों के अंदर 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। कितने शेर? और उन्होंने एक शेर जो चारों शेरों को थप्पड़ मार मार के भगा दिया। उस एक शेर ने एक शेर का पंजा पकड़ रखा, पंजा पकड़ के फेंक रहा है यूं, दूसरे को यूं रोक रखा है, दो उसके साइड में खड़े हैं। और उन्होंने देखा कि वो शेर जो इस लड़ाई के अंदर जीत रहा है वो मनुष्य है। तो यार ये क्या भयंकर कोतक है, मनुष्य होकर ऐसे कैसे लड़ाई कर रहा है और शेरों की तरह चल रहा है, वैसे ही बाल उगे हुए हैं उसके, दांत लंबे लंबे, गुर्रा रहा है, मार रहा है उनको। उन्होंने चप्पलें हाथ में ली वहां से, वो बेचारे भागे ना आगे सेतराम जी के राज्य में पहुंचे। बदायूं के राजा कौन है? सेतराम जी। और सेतराम जी को जाकर कहा कि सेतराम जी आपके जंगलों के अंदर भयंकर आश्चर्यजनक अचंभा घटना देखी है हमने। क्या हुआ? जब एक आदमी है और शेरों के साथ रहता है, शेरों की तरह चिल्लाता, गुर्राता, वैसे खाता पीता और शेरों को पीटता है। सेतराम जी ने कहा मैं मिला सुबह से, बीच में कोई मजाक करने वाला मिला नहीं। अरे साहब आपको उसकी सौगन है, सच में हमने ऐसा देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है, जंगल में ऐसे शेरों के साथ मनुष्य कौन हो सकता है? और वो जल्लाद वहीं बैठा था। उस जल्लाद ने कहा कि सर मेरी सजा माफ करो तो मैं एक बात बताऊं। राजा सेतराम जी ने कहा कि तेरे 7 खून माफ है, बता क्या बात। सर वो एक दिन आपने एक बच्चा हमें दिया था ना कि मार के आओ जंगल में जाकर, कौन सा? सर वही 51। भाई राजा के खूब सारे थे ना, उस बच्चे को हम मार के नहीं आए थे। तो तुमने क्या किया? हम उसको एक जंगली शेर की गुफा में, जंगली जानवर की गुफा में फेंक के आए थे। हो ना हो ये लड़का वही है। तो सेतराम जी को लगा यार मेरा बच्चा। पर सेतराम जी ने कहा यार पर उसका तो वो ग्रह नक्षत्र देख के कहा गया था कि वो बच्चा बाप का, यदि उस बच्चे का मुंह बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा। उस दाई को बुलाया, उस दाई ने कहा महाराज माफी करो,
मैंने आधे घंटे बाद लाइन खींची थी। बाकी भाग्यशाली बच्चा, आप तो वापस लाओ इसको। सेना भेजी, सेना भेज के उस शेर को पकड़ के लाया गया। बिना सेना के शेर आए कैसे? हथकड़ियां वथकड़ियां डाल के खड़ा किया, उसको मिनख दिखाएगी। मिनख कैसे होते हैं? उसके बाल काटे, दांत आगे से थोड़े सेट के, कपड़े पहनाए उसको। भाई पहले जिंदाबाद था वो। बैठ, कच्चा मांस खाता था, अब उसको रोस्टेड खिलाया कि ये भी कोई चीज होती है, ये खा के देख। मतलब यार ये बड़ा मामला ठीक है। अब वो वहां पे मनुष्यों के बीच में रहा था, मनुष्यों जैसा बर्ताव करने लग गया। पालीवाल ब्राह्मण थोड़े दिनों बाद वापस लौटे। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने पूछा राजा से, राजा जी हम एक बता गए थे, क्या हुआ? राजा ने कहा थैंक यू यार, वो मेरा बेटा ही है, और ले आए यार उसको। कहाँ पे? ये रहा। सर खाता नहीं? ना 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 ना, कई बार ऐसे गुर्रा लेता है, बाकी अरे एकदम सही है मामला, कुछ ही नहीं करता। यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ यार, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। उनका सर हम तो आपके पास काम ही आए थे, हमारे वहां पाली के अंदर व्यापार होता है, लेकिन लूटपाट ज्यादा होती है, हमारे को राजा बचा नहीं। यदि आप कोई राजा भेज दे, अपना कोई बंदा भेज दे, हम उसको टैक्स देंगे, वो हमारी क्या कर देगा? रक्षा। राजा ने कहा यार खूब सारे बेटे हैं, किसी को ले जाओ। उनका किसी को नहीं, इसको भेजो आप। तो पालीवाल ब्राह्मण किसको लेके आए? वो शेरों के साथ रहा, इसलिए नाम रखा गया सिंहा। क्या नाम रखा गया? राव टाइटल वागते सिंहों के साथ रहा, इसलिए क्या हो गया? सिंहा। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आता है, खेड़ को राजधानी बनाता है, बिट्ठू में गायों के लिए लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर लड़ता हुआ। आई बात सुन। अंग्रेजों का जब राज आ गया तो अंग्रेजों का एक बंदा था रुडियार्ड किपलिंग। क्या नाम था? जिनको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पहली बार किसी अंग्रेज को मिला था। वो अंग्रेज कौन है? रुडियार्ड किपलिंग, जिनकी बुक का नाम है द जंगल बुक। क्या नाम है? द जंगल बुक नाम की एक उन्होंने बुक लिखी। 1907 में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2012 में बॉलीवुड हॉलीवुड वालों ने उस पर मूवी बनाई, 2012 में उसको ऑस्कर मिला, उस जंगल बुक वाली मूवी। उसमें सेम कहानी है कि एक बच्चा जो है वो जंगल के अंदर जानवरों के साथ रहता है, जानवरों की तरह बर्ताव करता है। ये कहानी राव सिंहा की है, जिसको रुडियार्ड किपलिंग मोगली बना गए। आप सबने बचपन से कहानी सुनी होगी, वो कविता गाई होगी आपने, जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। वो भाई साहब इस बार मोगली देखो तो आप समझना कि वो राव सिंहा है। कौन है? अपनी कहानी को लोग बेच खाए, अपनी कहानी पे लोग नोबेल जीत गए, लोग ऑस्कर जीत गए, और अपने को अपनी कहानियां बताई। तो अब देखो, पर इसमें दूसरा, ये तो चलो दूसरी बात है, इस प्रकार की बात है, कहानी है, कहानी के आधार पर ये सब चीजें। बाकायदा आप कभी मेहरानगढ़ का किला देखने जाएंगे, वहां पे फोटो है, पेंटिंग बनी हुई है, जिस पेंटिंग के अंदर एक शेर है जो 4 शेरों को फेंक रहा है, वो शेर राव सिंहा है। रुडियार्ड किपलिंग ने तस्वीर देखी होगी, उसके आधार पर अपना कैरेक्टर इमेज कर लिया होगा उन्होंने, बना दी होगी। पर एक सवाल दूसरा है कि बंदा पाली क्यों आया? भाई इसको पालीवाल ब्राह्मण इसको कन्नौज से क्यों लाए? क्या राजस्थान में बाकी लोग नहीं थे? कहीं से राजा मांग लेते? यहाँ उनको जाने की, कन्नौज जाने की नौबत क्यों पड़ी? वहां जाके क्यों लेके आए? क्योंकि पाली के पालीवाल ब्राह्मण ये जानते हैं कि किसी टाइम में ये जो इलाका था ये राठौड़ों के पास था। पाली वाला इलाका किसके पास में था? जब राष्ट्रकूट कन्नौज पर कब्जा करते हैं, बीच में 2 बार के लिए तो कब्जा किया था, कन्नौज पर कब्जा करते हैं, तो वो कन्नौज पे बैठे हैं, लेकिन राजस्थान तक टैक्स लेते हैं। और जब वो राजस्थान में टैक्स लेते हैं तो पाली को उन्होंने अपना सेंटर बना रखा है, और पाली के अंदर वो अपना बंदा रखते हैं, और वो बंदा उनका क्या लेता है? टैक्स। उस बंदे का नाम है धवल राठौड़। बंदे का नाम क्या है? जो हस्ती कुंडी अभिलेख के अंदर लिखता है, मैंने परमारों की सहायता की, मैंने गोहिलों की सहायता की, लिखता है। अरे इतना शक्तिशाली आदमी, इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रांग बंदा है, तभी तो सबकी सहायता कर रहा है। तो उसके पीछे किसका हाथ है? राष्ट्रकूटों का। वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों का वंशज है, पाली के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे टैक्स लेता है, कन्नौज यहाँ से टैक्स भेजता है। उसके वंशजों ने यहाँ पे राज किया, उसकी 4-5 पीढ़ियों के नाम है बाकायदा उस अभिलेख के अंदर। बाद में राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में कमजोर हो गए। राष्ट्रकूट कहां कमजोर हो गए? अब आपकी मुख्य अड्डा तो कौन सा है? साउथ। अब वहां कमजोर हो गए तो पाली में आपको टैक्स कौन देगा? तो अब यहां जो अपने राजस्थान वाले बाकी थे, उन्होंने थप्पड़ मारेंगे, भागो यहां से। इसलिए पाली में वो जो लोग थे उनको यहां से वापस निकाल दिया गया होगा। लेकिन पाली वाले जो लोकल निवासी थे, उनके दिमाग में रहा होगा कि किसी टाइम में अपनी रक्षा यहाँ पे राठौड़ किया करते थे, इस बार राठौड़ों को वापस लाएंगे। वो राठौड़ आजकल कहां बैठे? तो वो कन्नौज के पास बदायूं बैठे, इसलिए बदायूं जाके उस बंदे को वापस लाते हैं। वो बंदा राव सिंहा है। आई समझ में? जुड़ी चीजें सारी की सारी। अगला लिखो, राव दुहड़। अब ये राव सबके नाम के आगे लगेगा, मैं ना भी लगाऊं तो भी आप समझ जाना।
राव सिंहा के बेटे होते हैं, उनका नाम होता है आस्थान। क्या नाम होता है? और आस्थान के जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है? दुहड़। मतलब राव सिंहा का पोता है, उनकी तीसरी पीढ़ी के अंदर ही आ गया। अब ये राजस्थान के अंदर रहने लग गए। एक बार राव दुहड़ अपने ननिहाल, जब बच्चा था तब अपने ननिहाल गया हुआ है, मामा जी के बच्चों के साथ में खेल रहा है, थोड़ा शक्तिशाली है, मामा जी वाले बच्चों को पीट पाट देता है। तो मामा जी वाले बच्चों ने एक दिन इसको कहा कि तू है कहां करे, तुम्हारी शकल देख, कितने काले कोजे भूंडे हो तुम, होठ तुम्हारे मोटे मोटे हैं, सिर तुम्हारे चपटे हैं पीछे से, कौन हो तुम, कहां से आए हुए हो? तो उसने कहा यहीं के। उसने कहा यहीं क्यों, और यहाँ के तो बताओ तुम्हारी कुलदेवी कौन है, कहाँ मंदिर है? उसने कहा ये तो नहीं पता मुझे। तो तुम नहीं हो यहाँ के, भाग यहाँ से। वो बच्चा अपनी मम्मी के पास जाग रहा है कि मम्मी ये मामा जी वाले टावर कहते हैं, तुम कहाँ से आए, तेरे तो शक्ल ही हमें नहीं मिलती है, तुम्हारी कुल देवी कौन है? मम्मी ने कहा बेटा तुम साउथ इंडियन हो, अन्ना हो तुम, अन्ना। कभी तुम दक्षिण भारत में करते थे चिंता ता चीता चीता, उसके बाद तुम कन्नौज आ गए, कन्नौज से कहां पर आ गए तुम? ना आपको नहीं लगता कि साउथ इंडिया में मूवी कैसे बन सकती है राउडी राठौड़? साउथ इंडिया की मूवी है राउडी राठौड़, क्योंकि राठौड़ वहां के हैं, वो साउथ इंडियन है। साउथ इंडिया से इधर आए कन्नौज आए, कन्नौज से किधर आ गए? राजस्थान। उसने कहा बेटा ये शक्ल तुम्हारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम कहां से आए हुए हो? साउथ इंडिया। इसलिए कंपनी कलर तो वही रहेगा, फैक्ट्री कलर तुम्हारा वही है, और ये होठ मोटे और सर चपटे इसी वजह से है क्योंकि तुम वहां के हो। और बेटा तुम्हारी कुलदेवी कर्नाटक में है। कुलदेवी कहाँ है? क्योंकि तुम साउथ इंडियन हो तो तुम्हारी कुलदेवी भी कहां कर्नाटक। कौन है मम्मी हमारी कुलदेवी? कि तुम्हारी कुलदेवी नागणची माता। कौन है? उस बच्चे के मन में ये बैठी कि यार हमारे पास हमारी कुलदेवी नहीं है, इसलिए आनिया बानिया डायलॉग सुना के चला जाता है। आनिया बानिया कह के चला जाता है कि तुम तो यहाँ के हो ही नहीं। वो जब बड़ा हुआ राजा बना तो उसका पहला लक्ष्य ये था कि क्या लाएंगे। वो कर्नाटक गया, कुलदेवी की मूर्ति लेके आया। कुलदेवी ने, मूर्तियों के बारे में ज्यादातर में यही कहानी है कि माता ने कहा, देवी ने कहा कि जहां तक तुम बिना पीछे मुड़े मुझे लेके चलोगे वहां तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां पे पीछे मुड़ के देख लोगे उसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगी। राजधानी खेड़ थी, वो खेड़ लाना चाहता था, लेकिन जब यहाँ आ रहे थे रास्ते में रात हुई तो एक पहाड़ पे रुके कि अब खेड़ थोड़ा ही बचा है, सुबह चलेंगे। सुबह उठा तो राजा को दिशा भ्रम हुआ, उसे डायरेक्शन पता नहीं चली कि यार इधर जाना है इधर जाना है, गलती से पीछे देख लिया। देवी ने कहा अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊंगी। खेड़ के पास में एक पहाड़ पर मंदिर बनाया गया, नागणची माता का मंदिर बना, इसलिए गांव का नाम रखा गया नागणा। क्या नाम रखा गया? खेड़ बाड़मेर में। नागणा कहां पर है? बाड़मेर। तो राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी? कौन लाया मूर्ति, कहां से लाया? अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था। ही ब्रोट आइडल ऑफ हिज क्लेन डाइटी नागणेची माता फ्रॉम कर्नाटका। अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था। ही ब्रोट आइडल ऑफ हिज क्लेन डाइटी नागणेची माता फ्रॉम कर्नाटका। अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था। तथा इसे नागाना में स्थापित करवाया, तथा इसे नागाना में स्थापित करवाया एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागाना। नागाना बाड़मेर में गांव है। तथा इसे नागाना में स्थापित करवाया एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागाना। तथा इसे नागाना में स्थापित करवाया एंड इंस्टॉल्ड इट एट नागाना। कहां पे स्थापित करवाया? अगले राजा लिखो, रावल मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी के नाम क्या क्या? रावल है, उन्होंने रावल का टाइटल धारण कर लिया होगा। देखो रावल मल्लीनाथ। राजधानी चेंज करते हैं, बाड़मेर में अपनी राजधानी बनाते हैं मेवानगर। कौन सी राजधानी बनाई? लिख लो, राजधानी मेवानगर, बाड़मेर में जगह, कैपिटल मेवानगर। पहले राजधानी कौन सी है? खेड़। अब राजधानी कहां आ गई? मेवानगर। मेवानगर भी कहां पर है? बाड़मेर। 1378 की बात है, दिल्ली में सुल्तान है फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन है? और उसने मालवा अपने एक बंदे को दे रखा है। मालवा में जिस बंदे को दे रखा है उसका नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है? और मालवा वाले निजामुद्दीन को लगा कि यार अपने मारवाड़ पे कब्जा कर लेते हैं, तो मालवा का निजामुद्दीन कहां पर हमला कर देता है? मारवाड़। कहते उसकी सेना 13 भागों में बंट के आई थी। कितनी टुकड़ियां थी उसकी सेना में? उन 13 की 13 टुकड़ियों को हराकर वापस कौन भेजता है? 13 तुंगा भांजियान मालय सलखानी। सलखा, इनके पिताजी का नाम क्या था?
सलखा के बेटे मल्लीनाथ ने कितनी फौजों को हरा दिया था? 13 फौजों को। कहां के राजा है? मारवाड़ के। जिनकी राजधानी कौन सी है? लिख लो। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सेनाओं को हराया था, या 13 टुकड़ियों को हराया था। मालवा के निजामुद्दीन की सेना की 13 टुकड़ियों को हराया था। He defeated 13 regiments of army of निजामुद्दीन of मालवा। मालवा के निजामुद्दीन की सेना की 13 टुकड़ियों को हराया था। He defeated 13 regiments of army of निजामुद्दीन of मालवा। मालवा के निजामुद्दीन की सेना की 13 टुकड़ियों को हराया था। He defeated 13 regiments of army of निजामुद्दीन of मालवा। मालवा के निजामुद्दीन की सेना की 13 टुकड़ियों को हराया था। मल्लीनाथ जी बहुत भले सज्जन आदमी हुए। मरने के बाद में मल्लीनाथ जी की लोग पूजा करने लगे। मल्लीनाथ जी अब लोक देवता है। हम आगे लोक देवता पढ़ेंगे, उनमें भी किसको पढ़ेंगे? देख लो, यह मारवाड़ के लोक देवता भी है, या यह पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। ये लिख लो, यह है पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। ही वॉज ए फोक डाइटी इन वेस्टर्न राजस्थान। यह पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। इज फोक डाइट इन वेस्टर्न राजस्थान। इज फोक डाइट इन वेस्टर्न राजस्थान। यह पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। इनकी वजह से बाड़मेर वाला इलाके का नाम पड़ा मालानी। क्या नाम पड़ा? मल्लीनाथ जी का इलाका, इसलिए क्या बोला जाए? तो कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मालानी कहलाता है? बाड़मेर। किसकी वजह से? इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज कॉल्ड एज मालानी आफ्टर हिम। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज कॉल्ड एज मालानी आफ्टर हिम। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज कॉल्ड एज मालानी आफ्टर हिम। बाड़मेर क्षेत्र क्या कहा जाता है? अब और सुनना, देखो, जब मल्लीनाथ जी यहाँ राज कर रहे थे उन दिनों की बात है। बाड़मेर में कोई गांव पड़ता, उस गांव का नाम था सिंडली। क्या नाम था? यही गणगौर के आसपास का टाइम था, जो अभी टाइम चल रहा है। आपने लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। उधर से गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी। कहां के राजा की? गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी, और गुजरात के राजा की सेना लड़कियों को उठा के ले गई। महमूद नाम का कोई राजा था, और वहां जो लड़कियां थी, उसका जो महमूद का सेनापति था, वो लड़कियों को उठा के। जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। लोग भाग के राजा के पास आएंगे। राजा कौन है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी के पास आए। मल्लीनाथ जी को आगे, मल्लीनाथ जी, हमारी कन्याएं गणगौर पूजने के लिए कुएं पे गई थी। गुजरात का सेनापति उधर से जा रहा था, महमूद बेग का सेनापति था, वो हमारी कन्याओं को उठा के ले। राजा ने कहा, तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। पीछे चलेंगे उनके, अपनी बहन बेटियों को बचा के लेके आएंगे। ऐसे कोई कैसे दूसरा हाथ लगा सकता है? तो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इतने में मल्लीनाथ जी के बड़े बड़े बेटे थे, उनका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। बड़े वीर योद्धा थे, बड़े बदमाश टाइप के आदमी, सारा दिन लड़ाइयां करते। कभी किसी को पीट दिया करते, कभी किसी को पीट दिया करते। एक बार तो जगमाल ने अपने अंकल को पीट दिया था। तो मल्लीनाथ जी बड़े परेशान रहते। जगमाल कहीं से बाहर से आए। जगमाल ने आते पूछा, क्यों डैडी, किधर तैयारी यहाँ किधर आज? मल्लीनाथ जी ने कहा, देख तू तो घर पे रहता नहीं, कितनी बुरी बात है हमारे लिए कि हमारे राज्य की कन्याओं को गुजरात वाले उठा के ले गए, तो हम तो युद्ध करने जा रहे हैं। जगमाल को बड़ा बुरा लगा। जगमाल ने कहा, ये बात है तो आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। उन लड़कियों को मैं ही छुड़वा के लेके आऊंगा। अरे कहा, तू बीच में किसी से लड़ाई करके वापस आ जाएगा? उसने कहा, प्रॉमिस, नहीं आऊंगा, मुझे भेजो आप। तो मल्लाथ जी ने कहा, ठीक है भाई, सेना का सेनापति किसको बना दिया जाए? पर जगमाल ने कहा, पिताजी यूं अचानक हमला करने से नहीं होगा, पहले पता तो लगाते हैं सेना कहाँ, वो लड़कियां कहाँ गई कहाँ नहीं गई। पता लगाया तो पता चला कि गुजरात का जो राजा है महमूद बेग, उसकी एक राजकुमारी है, जिस राजकुमारी का नाम है गिंदोली। क्या नाम है? और अहमदाबाद में राजकुमारी गिंदोली रहती है, और वहां जहां रहती है बाहर उसका एक महल बना हुआ है। उस महल के अंदर अपने वाली लड़कियों को ले जाके बंद कर दिया और उसकी नौकरानियां बना दिया। गिंदोली के वहां महल के कामकाज अपने वाली लड़कियां करती है। गिंदोली के वहां कोई झाड़ू पोछे करती है। गिंदोली दिन में कहती है मैगी खाऊंगी, तो उसके लिए मैगी बनाती है। गिंदोली कहती है मेरे शैम्पू करो, तो उसके शैम्पू करती है। जगमाल ने कहा कि चलो तो अहमदाबाद के उस महल पर हमला किया जाए, गिंदोली के महल पर हमला किया जाए, लड़कियों को छुड़वा के लाया जाए। साथ वालों ने कहा, सर थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया करो, एनी टाइम लड़ाई की बातें मत सोचा करो। अहमदाबाद में राजा की राजकुमारी का महल है, तो सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी? आप क्या लगता है कि वो महल यूं ही खड़ा होगा और कोई जाके हमला कर देगा? और उस सिक्योरिटी में यदि हम हमला करेंगे तो सारे मारे जाएंगे, ना तो लड़कियां छूटेगी, अपने और सब के सब जाएंगे उसके अंदर। तो क्या किया जाएगा? सब दिमाग लगाया जाए। ये पता लगाओ कि उस महल से वो लड़कियां बाहर कब आती है। कभी तो बाहर आती होगी, बाहर जब आती तब उठाएंगे वहां से। पता लगाया तो पता चला शुक्रवार के दिन उस महल से थोड़ा दूर आगे दरगाह है, पीर बाबा की दरगाह है। उस पीर बाबा की दरगाह पे राजकुमारी गिंदोली धोख लगाने के लिए आती है। और जब राजकुमारी गिंदोली वहां धोख लगाने आती है, तब अपने वाली लड़कियां नौकरानी के रूप में साथ आती है।
कोई चादर लेके आती है, कोई फूल लेके आती है, कोई अगरबत्तियां लेके आती है, कोई थाली लेके आती है, सब उसके साथ में आती है। तो कहा ठीक है, शुक्रवार को वहां से उठाएंगे। बृहस्पतिवार वाले दिन शाम को वहां पे जाके बैठ गए। राजस्थान में सबसे फेमस घोड़े यदि कहीं के वे तो मालानी के। सबसे फेमस घोड़े कहां के माने गए? सबसे अच्छे घोड़े मालानी के माने। तो यहां से घोड़े के व्यापारियों का भेष बनाया, जैसे घोड़े बेचने के लिए आए, और वहां 15-20 आदमी वहां जाके बैठ गए। आता जाता आदमी पूछे, भाई कौन हो रहा है, किधर से आए, दरगाह के पास कैसे बैठे हो? साहब घोड़े बेचने। व्यापारी इधर उधर जाते थे, व्यापारियों को रोकता भी नहीं था, और घोड़े भी शानदार एक से एक अच्छा घोड़ा लेके गए। किसी का जीत चले कि यार घोड़ा बेच रहे हो? हाँ बेचने आए साहब, ले लो। कितने का है? तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। तो यार इतना महंगा थोड़ी था, ओरिजिनल माल है, मालानी का घोड़ा है, लेना तो लो वरना रवाना हो। यार इतने महंगे में तुम्हारा एक भी नहीं बिकेगा। ये मन ही मन सोचे बेचना किसको है। दूसरे दिन लगभग 10-11 बजे के आसपास में राजकुमारी गिंदोली अपने वाली लड़कियों को नौकरानियां बना के वहां पर आई, और वहां पूजा करने के लिए जैसे बेटे इन्होंने देखा कि इसके साथ जब यहाँ आई है तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं। लड़कियों ने इनको जगमाल को देखा, जगमाल ने लड़कियों को देखा, एक दूसरे को पहचान देते अपने अपने राज्य के थे। इन्होंने सब लड़कियों का आ जाओ, सब लड़कियों घोड़ों पर बिठाए वहां से निकल गए। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। क्योंकि जगमाल इस बात को जानता था कि जैसे गुजरात की सेना को पता चलेगा, गुजरात की सेना पीछा करेगी, और गुजरात की सेना जब पीछा करेगी तो अपने कमर, भाई हम तो 15-20 लोग हैं, सेना पूरी आएगी पीछे। जब पूरी पीछे सेना आएगी तो फिल्मों की तरह किया जाएगा। यदि आगे बढ़ने की कोशिश की तो राजकुमारी का गला उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी राजकुमारी ले लो और हमारी लड़कियां हमें। तो वहां से, लेकिन ये जगमाल और घोड़े शानदार थे, इतने तेज गति से रवाना हुए, गुजरात की सेना को अड़ने ही नहीं दिया, फटाफट मेवानगर आ गए। मेवानगर में आगे सब जो लोग थे, उनकी उनकी लड़कियां जो थी उनको दी, लोग बड़े राजी हुए। 1 2 3 4 जगमाल तेरी जय जय। और गिंदोली के लिए अलग से कैंप लगाया, भाई गिंदोली को वहां पर छोड़ दिया जाए। गिंदोली जब अपने महल में रहती थी उन अपने वाली लड़कियों के साथ में, तब वो लड़कियां हमेशा कहती थी कि गिंदोली कितने दिनों तक हमें इस महल में बंद करके रखोगी, हम निकलेंगे यहां से। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मेरा बाप का राज्य है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम यहां से निकल जाओगी, कौन निकालेगा? उनका हमारा भाई जगमाल आएगा, कर्ण अर्जुन हमें यहां से निकाल के लेके। तो गिंदोली के दिमाग में तो यूं था कि यार ये लड़कियां सारे दिन अपने भाई जगमाल जगमाल की बात करती रहती। उस दिन जब जगमाल यूं हाथ पकड़ के चढ़ाता तो गिंदोली को लगता कि मर्द नाम की चीज तो है। तो वहां गुजरात से मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हुई। अब गिंदोली अपने कैंप में बैठे, गुजरात की सेना आई पीछे, गुजरात की सेना ने कहा ये क्या तरीका है, तुम अपनी लड़कियों को ले आते राजकुमारी गिंदोली को कैसे ला सकते हो? जगमाल ने कहा चिल ब्रो चिल, हम नहीं लाते यार, तुम हमारी लड़कियां उठा के लेके गए थे, और यदि तुम बीच में पकड़ लेते तुम हमें मार नहीं देते, इसलिए हम तुम्हारी लड़की को लेके आए थे, हम तुम्हारी राजकुमारी लेके आए थे, हमें कुछ ही नहीं करवाना, ले जाओ उसको। और भेजा अपने बंदों को, जाके कहो गिंदोली को तुम्हारे पिता के सैनिक आ गए, चले जाओ। और गिंदोली को जाकर, भाई गिंदोली चलो तुम्हारे पिता के सैनिक है, तुम्हें जाना। गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। गिंदोली ने कहा तो जीना यहाँ, और आगे जगमाल का वो जाने से मना कर रही है। जगमाल गया गिंदोली के पास, और जगमाल ने गिंदोली कहा गिंदोली तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? गिंदोली ने कहा आप तो अपने चरणों की दासी बनाइए मुझे, मैं आपके साथ ही रहूंगी। जगमाल ने कहा कि अरे तुम्हारा धर्म अलग मेरा धर्म अलग, इस प्रकार शादियां नहीं होती है। गिंदोली ने कहा कि मोहब्बत ये सब कहां देख पाती है। गिंदोली वळती धरान गुड़ला ऊपर घाल, मंडल स्यूं ल्यायो मर्द मल है रो जगमाल। मल्लीनाथ का जगमाल किसको लेके आ गया था? आपने कहानी भले ही पहली बार सुनी हो, आपकी और मेरी मम्मियां इस गणगौर पर गिंदोली गाएगी। हर गणगौर पर गिंदोली गाई जाती है। वो जो गिंदोली है उसको कौन लेके आया था? तो कोई पूछे गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं, देखो नीचे, गिंदोली दादी है अपनी, कोई बडगा लाया था पहले, लिखो गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। बॉक्स बंद कर दो इस एक लाइन को ना। लिखो राउत चुंडा। कौन है? राउत चुंडा।
मल्लीनाथ जी के भाई, क्या लिखा, मल्लीनाथ जी के भाई वे वीरम देव। कौन वे? वीरम। तो मल्लीनाथ जी अपने बाद अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बना के गए, राजा किसको बना के? वीरम देव। वीरम देव के बेटा होता, बेटे का नाम क्या है? चुंडा। चुंडा बड़ा हुआ, अच्छा राजकुमार था, आसपास के इलाके जीत रहा था। उन दिनों मंडोर में राज कर रहे थे प्रतिहार। पढ़े हमने मंडोर के प्रतिहार चैप्टर पढ़ा। मंडोर में प्रतिहार राज कर, लेकिन प्रतिहार कमजोर हो गए। दिल्ली से लगातार हमले होते जा रहे हैं, प्रतिहार मंडोर को बचा नहीं पा रहे। उससे भी बड़ी दिक्कत ये कि प्रतिहार आपस में लड़ने लग गए। घाटे की लड़ाई होती, जब घर में घाटा होता है घर वाले ही आपस में लड़ते हैं सबसे पहले। तब वो घाटे की लड़ाई में प्रतिहार आपस में लड़ने लगे। तो प्रतिहारों में कोई एक सियाने आदमी थे और उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ऐसे लड़ते रहे तो ये मंडोर हाथ से निकलेगा, और किसी शक्तिशाली की सहायता ले ली जाए तो मंडोर भी बच जाए, अपने भी थोड़ी बचाव हो यार। तो क्या पता लगा यार आसपास में शक्तिशाली कौन है? पता चला कि चुंडा इन दिनों में उभरता हुआ सितारा है। तो इन मंडोर के प्रतिहारों ने चुंडा को बुलाया और चुंडा को बुला कहा कि हम तेरी शादी करना चाहते हैं, हम हमारी राजकुमारी का विवाह तेरे साथ करना चाहते हैं, और मंडोर दहेज में देंगे। मंडोर किस में देंगे? चुंडा ने कहा सुभान अल्लाह, कब करना है ब्याह तुम तो ये बताओ। तो प्रतिहार अपनी राजकुमारी की शादी किससे करते हैं? चुंडा से। और मंडोर क्या देते हैं? देखो, प्रतिहारों की वो ब्रांच जो शादी करती है ना, वो इंदा थे। कौन से प्रतिहार थे? तो लिख लो, प्रतिहार कोष्टक में इंदा लिखना। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। तथा मंडोर दहेज में दिया गया, एंड मंडोर वाज गिवन इन डोवरी। तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वाज गिवन इन डोवरी। मंडोर किस में दिया गया? दहेज में। तो अब मंडोर राठौड़ों की क्या बन गई? राजधानी। तो राठौड़ों की पहले राजधानी कौन सी थी? खेड़। खेड़ से गई मेवानगर, मेवानगर से कहां गए? देख लो, अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी थी। नाउ मंडोर वाज कैपिटल ऑफ राठौर। अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी थी। नाउ मंडोर वाज कैपिटल ऑफ राठौर। मंडोर क्या थी? राठौड़ों की राजधानी। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? उस चांद कंवर ने यहां जोधपुर में एक बावड़ी बनवाती, चांद बावड़ी। क्या बनवाती? लिख लो, इसकी रानी चांद कंवर ने, इज क्वीन चांद कंवर, इसकी रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, बिल्ट चांद स्टेपवेल। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, बिल्ट चांद स्टेपवेल। देखो, मैंने एक सभ्यता बताई थी आपको, चौथी सभ्यता। चौथी सभ्यता में दो केंद्र बताए थे, एक तो पुगल और एक सावणिया। फिर मैंने पुगल की पुनः एक बात बताई थी, रानी पद्मिनी पुगल की थी, है ना। पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़। पुगल में भाटियों का राज था। कौन से वंश का राज था? भाटी, भाटी का, भाटियों का राज था। उन भाटियों के खिलाफ चुंडा एक युद्ध के अंदर जाता, उस लड़ाई में लड़ता हुआ काम आ जाता। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? पुगल के। लिख लो, पुगल बीकानेर में। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against भाटी जो पुगल। पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ। इसका सबसे बड़ा बेटा था रणमल। कौन था? पर यह रणमल को राजा नहीं बनाता, अपने छोटे बेटे को राजा बनाता है, कान्हा। किसको बनाता है? इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती, जिस रानी की ठीक बनती उसका बेटा क्या बनता था? राजा। लेकिन इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not coronate his elder son रणमल। इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not coronate his elder son रणमल। अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not coronate his elder son रणमल। बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा। छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा।
आगे की कुछ कुछ कहानी आप जानते हो कि रणमल बाद में मेवाड़ चला जाता है, मोकल का और कुंभा का संरक्षक बनता है, हंसाबाई उसको मेवाड़ की सेना की सहायता देती है और वो इधर वापस मारवाड़ का क्या बनता है, राजा। ये नीचे लिख लो, ये इसी में नीचे लिखो। देखो कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल कहां का राजा बनता है, मारवाड़ का। अगले राजा लिखो राव जोधा। अब कैरेक्टर आपको समझ में आने लग जाएंगे क्योंकि अब आपने पढ़े हुए कैरेक्टर है ज्यादातर। राव जोधा, जोधा याद आया आपके? रणमल को जब मार दिया गया तो जोधा ने बीकानेर के पास काउनी नाम के गांव में शरण ली। 1453 में आवल बावल की संधि के बाद में वो वापस कुंभा से क्या छीनता है, मंडोर छीनता है या मंडोर का राजा बनता है। पढ़ा था हमने 1453 में ये लोग कहां पर आ गए, मंडोर। पर जोधा को एक बहुत अच्छी सी बात समझ में आई कि यार मंडोर में पार नहीं पड़ेगी, मंडोर राजधानी छोटी है, अब राजधानी बड़ी चाहिए अपने को, इसलिए नया शहर बसाया गया जोधपुर। कौन सा बसाया गया? उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559, 1550 नहीं, उसे ठीक 100 साल पहले जोधपुर बसाया गया। 1459, 1459 लिखो। 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी, 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी इसने जोधपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड जोधपुर, ने जोधपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड जोधपुर तथा इसे अपनी राजधानी बनाया एंड मेड इट हिज कैपिटल। तथा इसे अपनी राजधानी बनाया एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो राठौड़ों की शुरुआती राजधानी खेड़, खेड़ से मेवानगर, मेवानगर से मंडोर और मंडोर से जोधपुर तथा इसे अपनी राजधानी बनाया एंड मेड इट हिज कैपिटल। किला बनवाया यहां पर, किले का नाम रखा गया मेहरानगढ़। क्या रखा गया? सुनो देखो, वास्तव में इस किले का नाम था मिहिरानगढ़। क्या नाम था? मिहिर, मिहिर का मतलब होता है सूर्य। मिहिर का मतलब क्या होता है? राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। सूर्यवंशी राठौड़ों का किला, इसलिए नाम क्या था? मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़ मिहिरानगढ़ करते करते क्या हो गया, अब तो मेहरानगढ़ ही बोलते हैं। ये लिख लिया, लिखो। इसने जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। He built मेहरानगढ़ फोर्ट एट जोधपुर। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। He built मेहरानगढ़ फोर्ट एट जोधपुर। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। He built मेहरानगढ़ फोर्ट एट जोधपुर। जोधपुर में कौन सा किला बनवाया? जोधा के पिताजी का नाम क्या था बताओ देखो? रणमल। पढ़ते हैं हम, रणमल को मार दिया तो जोधा वहां से निकलता। रणमल ने एक धर्म बहन बना रखी थी जिनका नाम था करणी माता। क्या नाम था? अपने आज भी गांव के अंदर रिवाज होता है कि भाई जब भी कोई मकान वगैरह बनाया जाए घरों के अंदर तो उसकी नींव का पत्र किसी बहन बेटी से लगवा लिया जाए। बुआ बहन बेटी किसी न किसी को बुला के रखवा ना, गाँव के सवासणी रखवाओ, तो सवासणी का मतलब वही बहन बेटी होता है। जोधा को लगा कि यार अपने तो बुआ लगती है करणी माता, तो क्यों ना पहला नींव का पत्र उनसे लगवाया जाए, चमत्कारी महिला देवी का रूप है, उनसे पत्र रखवाया जाए। तो मेहरानगढ़ की नींव किसने लगाई थी? करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता पुट फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी, पुट फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। कौन से किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़। राव जोधा की एक रानी है जिन रानी का नाम था जसमा दे। क्या नाम था? हाड़ी रानी जसमा दे। इन हाड़ी रानी जसमा दे ने एक तालाब बनवाया। रानी ने तालाब बनाया इसलिए नाम रखा गया रानीसर। क्या नाम रखा गया? लिखो। हाड़ी रानी जसमा दे ने, हाड़ी क्वीन जसमा दे, हाड़ी रानी जसमा दे ने, हाड़ी क्वीन जसमा दे, जसमा दे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट रानीसर पॉन्ड। रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्ट रानीसर पॉन्ड।
रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्ट रानीसर पॉन्ड। जोधा खुद मेहरानगढ़ किले के अंदर 1460 में एक माताजी का मंदिर बनवाते, चामुंडा। कौन सी माताजी का? वापस सुन लेना, आगे माताजी पढ़ेंगे तब वापस पढ़ेंगे, ये बात सुनना है यहाँ पर। चामुंडा माता मंडोर के प्रतिहारों की देवी थी। किसकी देवी थी? मंडोर के। तो पहले इनकी मूर्ति कहां पर थी? मंडोर। प्रतिहारों ने मंडोर किसको दे दिया? चुंडा। चुंडा राठौड़ है तो मूर्ति किसके पास आ गई? राठौड़ों के। राठौड़ों में जोधा राजधानी को मंडोर से कहां ले गए? जोधपुर। तो मूर्ति को मंडोर से कहां ले आए? जोधपुर। तो अब चामुंडा माता का मंदिर आप जाओगे तो मेहरानगढ़ के किले में, लेकिन पहले चामुंडा माता कहां पर थी? मंडोर। मंडोर में किसकी देवी थी? याद रहेगी बात थोड़ी। देखो आगे देवी हम पढ़ोगे तो वापस पूछूंगा, बता दोगे? देखो 1460 ईस्वी में, इन 1460 एडी, 1460 ईस्वी में, इन 1460 एडी, जोधा ने मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। जोधा बिल्ट चामुंडा माता टेम्पल इन मेहरानगढ़। जोधा ने मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। जोधा बिल्ट चामुंडा माता टेम्पल इन हनुमानगढ़, मेहरानगढ़। मैं हनुमानगढ़ बोल गया, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट चामुंडा माता टेम्पल इन मेहरानगढ़। इन दिनों दिल्ली में एक राजा राज कर रहा है, उसका नाम है बहलोल लोधी। क्या नाम है? तो बहलोल लोधी ने भाई इस तरफ आक्रमण कर दिया, इधर अटैक कर दिया। बहलोल लोधी को कोई जोधपुर का राजा हरा के वापस भेजता है तो वो राजा कौन है? जोधा। लिख लो, इसने दिल्ली के बहलोल लोधी को हराया था। ही डिफीटेड बहलोल लोधी ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के बहलोल लोधी को हराया था। ही डिफीटेड बहलोल लोधी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में किसको हराया था? एक इतिहासकार में अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन इतिहासकार में? और गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि मारवाड़ का पहला पावरफुल राजा कोई हुआ था राठौड़ों में, वो जोधा है। वो कौन है? इससे पहले वाले इतने पावरफुल ज्यादा, वो तो दिख भी रहा है, पहले पावरफुल नहीं। यही है, बड़ी राजधानी बनाता है, दिल्ली वालों को हरा रहा है, कुंभा को हरा के वापस कब्जा करता है अपना। देखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यह मारवाड़ का पहला शक्तिशाली राठौड़ राजा था। He was first powerful राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का पहला शक्तिशाली राठौड़ राजा था। He was first powerful राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का पहला शक्तिशाली राठौड़ राजा था। इसका एक बड़ा बेटा था, उसका नाम था बिक्का। क्या नाम था? ये बीकानेर चला गया था, बीकानेर की स्थापना ही करता है। इसका एक और बेटा था, उसका नाम था दूधा। क्या नाम था? दूधा। चले गए थे मेड़ता। कहां चले गए? इन्होंने मेड़ता में राठौड़ राज्य की स्थापना की। दो नए राठौड़ राज्य बनाए गए। कौन से? बीकानेर और मेड़ता। मेड़ता किसने और बीकानेर किसने? लिखो, इसके बेटे बिक्का तथा दूधा ने बीकानेर तथा मेड़ता में राठौड़ राज्यों की स्थापना की थी। His sons Bika and Duda founded राठौड़ states in बीकानेर एंड मेड़ता। इसके बेटे बिक्का तथा दूधा ने बीकानेर तथा मेड़ता में राठौड़ राज्यों की स्थापना की थी। बिक्का तथा दूधा ने बीकानेर तथा मेड़ता में राठौड़ राज्यों की स्थापना की थी। His sons Bika and Duda founded राठौड़ states in बीकानेर एंड मेड़ता। बीकानेर में कौन गए थे? बिक्का। और मेड़ता में कौन गए? दूधा। अगले राजा लिखोगे, राव मालदेव। राव मालदेव। मालदेव कब से कब राजा बताओ देखे? 1531 से 1500। पर मालदेव 1527 में खानवा युद्ध में गया था। पढ़ा था हमने कि 1527 में खानवा के युद्ध में किसने भाग लिया था। इसका मतलब मालदेव जब खानवा युद्ध में गया तब वो राजा नहीं है, राजकुमार है।
तब राजा नहीं है, क्या है? तब राजा इसके पिताजी थे, पिताजी का नाम था गंगा। पिताजी का नाम क्या था? गंगा इसके पिताजी का नाम था। लिखो, अपने पिता गंगा के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ हिज फादर गंगा, अपने पिता गंगा के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ हिज फादर गंगा, इसने खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। ही लेड मारवाड़ आर्मी इन बैटल ऑफ खानवा। इसने खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। मारवाड़ की करेगा ये तो सेना मारवाड़ की लेके जाएगा। तो इसने खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। ही लेड आर्मी ऑफ मारवाड़ इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी। लिख लो माता। तो ये एक बार सवाल पूछा हो भाई, है ना? पद्मा कुमारी। माता का नाम क्या था? पद्मा कुमारी। कहते हैं कि भाई गंगा जी थोड़ा नशा पता ज्यादा किया करते थे। एक दिन गंगा जी थोड़ी अफीम वफीम ली हुई थी, मेहरानगढ़ किले की खिड़की में बैठे हुए थे मालदेव ने। लिखो, अपने पिता गंगा की हत्या के बाद यह मारवाड़ का राजा बना। He murdered his father Ganga and became king of मारवाड़। अपने पिता गंगा की हत्या के बाद यह मारवाड़ का राजा बना। He murdered his father Ganga and became king of मारवाड़। फिर भी कोई आगे कहते हैं पुराना टाइम बहुत अच्छा था। कहते हैं लोग पहले वाला टाइम बहुत अच्छा था। पहले वाला टाइम पापा नजदीक सो रहे हो तो ध्यान रखना पड़ता, सल्टान ना दे कहीं पे। बेटा बाप का ध्यान रखता ना बेटा, और बाप बेटे का रखता, दोनों एक दूसरे से डरते। ये मेरे को मार सकता है, ये तो राजाओं के टाइम में ये धोखे षड्यंत्र भयंकर भयंकर चीज थी। ये ऐसे हुआ ही करते थे। तो मैं कल ही मैं जोधपुर में कोई टॉपिक पढ़ा रहा था तो उनसे बता रहा था मैं, क्या राजा की जिंदगी हराम थी, बेचारे की हराम। कोई मजे वजे नहीं करता था। उन्होंने राजाओं के तो मजे थे। ये तो हमेशा लड़ाई में रहना, क्या पता कब काम आ जाए, कुछ नहीं पता चलता था। फिर शांतिपूर्ण के अंदर भी ढंग से नहीं जी पाता था। तो मगर राजा तो कभी गर्म खाना भी नहीं खा पाता था। इधर कैसे, मैं कोई खाना लेके आता, जो रसोईया जिसने खाना बनाया उसको कहते पहले तू खा इसमें से, क्या पता जहर मिला दिया। फिर उसको खाना खिलाते, फिर आधे घंटे तक देखते कि मरा कि नहीं मरा, झाग आ रहे हैं मुंह से कि नहीं आ रहे, जीभ नीली पड़ी कि नहीं पड़ी, क्या नहीं है अब मैं खा लूंगा। इतने में खाना तो बेचारे का क्या हो गया। विश्वास एक दूसरे पे होता नहीं था, पता नहीं कौन किसको मार देगा। इसलिए किसी के घर पे जाते हैं, वो कहता मेरे घर पे खाना खा लो, तो कहता अकेले नहीं खाऊंगा, तू साथ बैठ, है ना। इसलिए अपने आज भी कहते हैं कि भाई अकेले खाना नहीं खाना, मेहमान आए तो उनके साथ बैठो। तो ये परंपरा इसलिए थी। फिर तू मेरे को खिला, मैं तेरे को खिलाता हूं, ताकि दोनों मरे मरे। तो इसलिए आजकल ना कि ऐसे इज्जत मिलती है, ऐसे एक दूसरे का कोई इज्जत नहीं है, इसका मतलब है डाउट है ना। करते ना अपने, कोई मेहमान आया हुआ था तो वेलेस खिलाते हैं, वो अपने खिलाता है, इसका मतलब है कि मरेंगे तो दोनों मरेंगे। तू तेरे साइड वाली रोटी तोड़ के खिला, मैं मेरे साइड वाली रोटी तोड़ के खिलाता हूं, ताकि जहर जैसी कोई भी संभावना रहे। ये पुराना टाइम था। पर नॉस्टैल्जिया भारत में इतना भयंकर चीज है, कोई आगत ऐसा पहला वो टाइम, पहला वो टाइम क्या क्या अच्छा था पहले वाला। अरे लोग इतने भले थे अच्छे, इधर यूं ध्यान रखना पड़ता कौन किसको सल्टा जाएगा भाई साहब। फिर जब मालदेव राजा बन गया था ना, मालदेव ने राजा बनने के बाद में 52 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते? और 58 परगने जीते। कितने परगने? परगने समझ गए? वे इलाके जो डायरेक्ट राजा के नियंत्रण में रहते हैं, क्या बोले जाते हैं? देखो, मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। मालदेव won 52 battles and 58 परगनाज। 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे। मालदेव won 52 battles and 58 परगनाज। कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? ये याद रखना, ये क्वेश्चन है कि 52 युद्ध और 58 परगने जीतने वाला राजा कौन था? कौन राजा था? कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? 58 परगने जीते। अभी मैंने ऊपर एक लाइन लिखवाई है आपको कि मेड़ता में दुद्दा है और बीकानेर में कौन है? बीका। दोनों कहां से गए? जोधपुर। जोधा के बेटे तो कहां पे गए? जोधपुर। तो शुरुआत में कई सालों तक
बीकानेर वालों में, सॉरी, बीकानेर मेड़ता वालों में और जोधपुर वालों में भाईचारा था। जोधपुर वालों की कोई भी लड़ाई होती, बीकानेर मेड़ता वाले साथ देने के लिए जाते। मेड़ता वालों की कोई भी लड़ाई होती तो उसके अंदर बीकानेर जोधपुर वाले आते। बीकानेर वालों की कोई लड़ाई होगी तो मेड़ता बीकानेर। उधर यदि जोधपुर में कोई शादी है तो बीकानेर मेड़ता वाले जाओ, बीकानेर में कोई शादी है तो जोधपुर मेड़ता वाले। राठौड़ों राठौड़ों का गठबंधन था, भाईचारा था। अब आया मालदेव। मालदेव ने आते पहले तो अटैक किया मेड़ता। कहां अटैक किया? मेड़ता में दूधाजी के बेटे राजा बने हुए वीरमदेव। कौन राजा याद है आपको? खानवा युद्ध में मालदेव मारवाड़ से गया और मेड़ता से कौन आया हुआ है? वीरमदेव के और मालदेव के बीच में एक हाथी को लेकर लड़ाई हो रही थी। हाथी का नाम था दरिया जोश। क्या नाम था? तो जब मालदेव राजकुमार था ना, तब उसने एक बार वीरमदेव जी को कहा था कि वीरमदेव जी, हाथी बड़ा जोरदार है दरिया जोश, मुझे दे दो। उन्होंने कहा क्यों दे दूं, मेरा हाथी है। तो मालदेव यूं वो खा के बैठा हुआ था, खार खाया। अच्छा मैं बताऊंगा तुम्हें। फिर बना मालदेव राजा। उसने कहा पहले तो हाथी मांग रहा था, अब राज्य मेरा है। मेड़ता पे कब्जा कर लिया तुझे। लिखो, मेड़ता के वीरमदेव से दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव। ये लिखो, मेड़ता के वीरमदेव से दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मालदेव एंड वीरमदेव ऑफ मेड़ता रिगार्डिंग एन एलिफेंट नेम्ड दरियाजोश। दरियाजोश नामक हाथी को लेकर, या मेड़ता के वीरमदेव से दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। There was a dispute between Maldev and Viramdev of Medta regarding an elephant named Daryajos. हाथी को लेकर क्या था? नीचे चेंज करके लिखो। अतः मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया तथा अधिकार कर लिया। अतः मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, लिख लो। सो मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। अतः मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। सो मालदेव कैप्चर्ड मेड़ता। मालदेव ने कहां अधिकार कर लिया? मेड़ता पर अधिकार कर लिया। तो वीरमदेव अब क्या करे? मेड़ता से निकाल दिया तो वीरमदेव दिल्ली चला जाता। दिल्ली में इन दिनों राजा है शेरशाह सूरी। कौन राजा है? तो सहायता के लिए किसके पास चला गया? लिख लो, वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया। वीरमदेव अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। किसको अप्रोच करता हो? शेरशाह सूरी। वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया। वीरमदेव अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। उसने कहा किसी के पास जा बोले, अपना है इधर वाला इलाका। इधर बीकानेर में एक राजा, उनका नाम है जेत सिंह। क्या नाम है? कहां के राजा जेत सिंह? मालदेव बीकानेर पर हमला कर देता है। बीकानेर वालों ने कहा रे इधर किधर आके भाई साहब, अपने तो भाई भाई हैं। 3 पीढ़ी पहले अपना दादा दोनों का भाई था आपस में। मालदेव ने कहा तुम्हें 3 पीढ़ी पहले की पड़ी है, मैंने पापा को नहीं बख्शा। तुम कौन से भाई लगते हो और किधर के लगते हो? इसलिए मालदेव हमला करता है। लड़ाई होती है इनके बीच, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। हेडिंग डालो, बैटल ऑफ पाहेबा या बैटल ऑफ साहेबा। पाहेबा का युद्ध या साहेबा का, बैटल ऑफ पाहेबा या बैटल ऑफ साहेबा। किस किस के बीच में? जैत सिंह और मालदेव। जैत सिंह कहां के राजा? बीकानेर। मालदेव कहां का राजा? मारवाड़। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हो रहा है? पाहेबा या साहेबा का। कब हो रहा है? 1541। मालदेव जीतता है, जैत सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है, मालदेव बीकानेर पे कब्जा कर लेता है। लिखो, मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मालदेव वॉन एंड कैप्चर्ड बीकानेर। मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मालदेव वॉन एंड कैप्चर्ड बीकानेर। तथा उसने कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। उसका एक सेनापति है कुंपा। क्या नाम है? तथा उसने कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा राठौड़। कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया।
एंड ही हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा राठौड़। कुंपा राठौड़ को बीकानेर सौंप दिया। हैंडेड ओवर बीकानेर टू कुंपा राठौड़। किसको सौंप दिया? कुंपा राठौड़। क्या सौंप दिया? बीकानेर। लिख लो, जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैतसी डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जैतसी डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल। जैतसी का बेटा कल्याणमल। क्या नाम है? याद कर लो आप। खानवा युद्ध में बीकानेर से कौन आया हुआ है? तो ये जैतसी का बेटा है। इसको लगा यार अब क्या किया जाए, तो ये भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। कहां चला जाता है? देख लो, जैतसी का बेटा कल्याणमल, जैतसी सन कल्याणमल। जैतसी का बेटा कल्याणमल, जैतसी सन कल्याणमल। जैतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। अप्रोच्ड शेरशाह सूरी। किसको अप्रोच करता है? शेरशाह सूरी के पास चला गया। अब शेरशाह सूरी के पास दो बंदे गए हुए हैं। कौन कौन गया हुआ है? मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल। किसके खिलाफ? किसके पास गए? कल पढ़ेंगे बाकी।